हाँ, देखना देखना स्टार्ट होगी। कहाँ होगी? अच्छा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके बीसीआई, एससीआई या किसी भी एग्जाम के लिए। अगर कोई कंप्यूटर साइंस का ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो नेटवर्क पूछते ही पूछते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं इसका कि सिलेबस क्या है। तो सिलेबस लिखिएगा, डीसीएन, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क। किसी एग्जाम में कंप्यूटर नेटवर्क बोल देते हैं, किसी एग्जाम में डेटा कम्युनिकेशन बोल देते हैं। ठीक है। तो इसका एक वाइड सिलेबस देखते हैं जो हमारे सारे सिलेबस को कवर करे। ठीक है। तो यूनिट वाइज हम पढ़ेंगे। सब्जेक्ट का फ्लो वैसा ही होना चाहिए जैसा कि हमारा सिलेबस है। ठीक है ना, क्योंकि कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। तो इसका सिलेबस की बात करते हैं कि क्या क्या सिलेबस हमें कवर करना है। तो आप नोट करते जाइएगा सिलेबस। कंपटीशन एग्जाम में सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आपको उसी के इर्द गिर्द आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। तो सबसे पहले पढ़ने से पहले सिलेबस कवर करते हैं कि क्या क्या सिलेबस इसमें पूछा जाता है। तो चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट के अंदर हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ऑफ डीसीएन, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। अगर आप कोई नॉन टेक एग्जाम भी देते हैं तो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर उसमें कवर होता है। ठीक है। इसके अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ डीसीएन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक तो पढ़ेंगे डेफिनेशंस, सारी डेफिनेशंस। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, इस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे, क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं लाइन कॉन्फ़िगरेशन। लाइन कॉन्फ़िगरेशन, एक आता है हमारा ट्रांसमिशन मोड। ट्रांसमिशन मोड, ट्रांसमिशन मोड्स, लाइन कॉन्फ़िगरेशन, ट्रांसमिशन मोड। फिर आता है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी, टोपोलॉजी बेसिकली दो टाइप की होती है। एक होती है फिजिकल टोपोलॉजी, फिजिकल टोपोलॉजी, और एक होती है लॉजिकल टोपोलॉजी। दो टाइप की टोपोलॉजी काम आती है, एक फिजिकल टोपोलॉजी, एक लॉजिकल टोपोलॉजी। इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन चैप्टर में ही हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स। नेटवर्क्स, इसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क। टाइप्स ऑफ नेटवर्क, जैसे आपने सुना होगा लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क सुना होगा ना, पर्सनल एरिया नेटवर्क। वो सारे कैटेगरी वाइज पढ़ेंगे हम वन बाय वन। ठीक है। तो वो आ गया टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। फिर बहुत सारी नेटवर्क डिवाइसेस होती हैं, वो पढ़ेंगे। नेटवर्क डिवाइसेस, नेटवर्क डिवाइसेस, जैसे आपने ब्रिज का नाम सुना होगा, हब है, स्विच है, राउटर है। तो वो क्या होते हैं, तो वो लेवल से जाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ये डिवाइस हमें कब लगाना है, कब इसके अंदर हम काम करने वाले हैं। समझ में आ गया। इसके बाद में जो आपके पास में एक मॉडल आता है, हम पढ़ेंगे नेटवर्क मॉडल्स। नेटवर्क मॉडल, नेटवर्क मॉडल्स। और दो टाइप के मॉडल हमारे पास बेसिकली काम आते हैं। एक को बोलते हैं ओएसआई और एक को बोलते हैं टीसीपी/आईपी। ये दो टाइप के मॉडल हैं। इन मॉडल के बारे में पढ़ेंगे कि ओएसआई क्या चीज़ है, टीसीपी/आईपी क्या चीज़ है। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है आपका। जब भी हम नेटवर्क स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इन चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है। अगर आप कोई नॉन टेक एग्जाम देते हैं, उसमें अगर आईसीटी का पार्ट आ रहा है, अगर कोई भी कंप्यूटर का पार्ट आ रहा है, तो ये चैप्टर जरूर पढ़ के जाना चाहिए। इसमें से एक या दो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो ये आपका पहला चैप्टर है जो इंट्रोडक्शन को बता रहा है। समझ में आया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो उस नेक्स्ट चैप्टर का सिलेबस बताने से पहले एक चीज आप अपने माइंड में रखिएगा। क्या हुआ, बंद हो गया? हाँ, अच्छा। तो एक चीज आप माइंड में रखिएगा, पहले ही हम बात करते हैं। जब भी नेटवर्क पढ़ो, एक चीज आप बात कीजिएगा,
मान लीजिए आपने मुझे व्हाट्सएप किया, तो क्या इंटरनेट की जरूरत है? यस या नो? आपके मोबाइल में इंटरनेट नहीं चल रहा, तो क्या आप किसी को व्हाट्सएप कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो इसका मतलब डेटा कम्युनिकेशन के लिए इंटरनेट होने की जरूरत है, अगर एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे डेटा जा रहा है तो, अगर वो वाइड एरिया नेटवर्क पे काम कर रहा है कि नहीं। ये आप अभी नहीं समझेंगे, टाइप्स ऑफ नेटवर्क में आपको बताऊंगा तब ज़्यादा समझ में आएगा। मेरा समझाने का मतलब केवल इतना सा है कि जब भी हम कोई डेटा भेजते हैं, देखिए यहाँ पे कितने मॉडल लिखे हैं मैंने, दो, ओएसआई और टीसीपी आईपी। तो जब भी हम डेटा रियल में भेज रहे हैं, राइट, तो ओस तो टीसीपी आईपी मॉडल काम करता है। कौन सा मॉडल काम करता है? टीसीपी आईपी। आपने किसी को मेल भेजा, तो इन दोनों में से एक मॉडल काम करेगा। कौन सा करता है? टीसीपी आईपी। ओएसआई जो मॉडल है वो थ्योरेटिकल मॉडल है। कैसा मॉडल है? थ्योरेटिकल, पढ़ने के हिसाब से, समझने के हिसाब से मॉडल है। लेकिन प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कौन करता है? टीसीपी आईपी। भाई आपने मुझे मेल भेजा तो भेज दिया ना मेल, तो प्रैक्टिकल कर दिया। तो याद रखना डीसीएन के अंदर दो मॉडल चलते हैं, एक है ओएसआई, एक कौन सा है? टीसीपी आईपी। जब भी हम कोई चीज कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो कौन सा मॉडल चलता है? टीसीपी आईपी। टीसीपी आईपी एक प्रैक्टिकल मॉडल है, जबकि ओएसआई एक रेफरेंस मॉडल है। जैसे किसी चीज को समझना होता है, जैसे आपने मान लो एक घर बनाना है आपको, तो हम जो नक्शा बनाते हैं पहले, तो घर तो बना नहीं है ना अभी, हम ये आइडिया लगाते हैं कि यार ऐसे इसकी छत होगी, ऐसे वार्डरोब होगी, ऐसे इसका फर्स्ट फ्लोर होगा, लगाते हैं ना। तो रेफरेंस के लिए काम में ले रहे हैं उसको। तो जब डेटा जा रहा है सोर्स से डेस्टिनेशन तक, तो आइडिया कौन लगाएगा? कौन बता रहा आइडिया? ओएसआई। लेकिन वास्तव में जब आप उस चीज को कर रहे हो तो कौन कर रहा है? टीसीपीआई। तो ध्यान रखिएगा जब भी नेटवर्क आप पढ़ें, कि अगर कोई रियल में डेटा ट्रेवल कर रहा है, रियल में जा रहा है, तो एक मॉडल काम आता है। कौन सा आता है? टीसीपीआई। इनकी पूरी कहानी पढ़ेंगे हम जब ये टॉपिक आएगा, लेकिन याद रहा सबके? तो लेकिन जब भी हम स्टडी करते हैं, जब भी हम पढ़ते हैं, तो क्या यूज करते हैं? ओएसआई। भी हम घर बना रहे हैं तो बार बार किसको देखेंगे? नक्शे को। क्या फर्स्ट फ्लोर बन गया, इस हिसाब से अब सेकंड फ्लोर ऐसे बनाना है, समझ में आया? तो जब भी हम स्टडी करते हैं नेटवर्क की, डेटा कम्युनिकेशन की, तो किसको यूज करते हैं? ओएसआई। लेकिन जब रियल में वो काम कर रहे होते हैं तो किसको यूज करते हैं? टीसीपी आईपी। इसलिए याद रखना, ओएसआई एक रेफरेंस मॉडल होता है, थ्योरेटिकल मॉडल है, जबकि टीसीपी आईपी क्या है? प्रैक्टिकल मॉडल है। समझ में आ गया? अब जब हम पढ़ रहे हैं, अभी अभी तो हम पढ़ रहे हैं कि क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता, तो हमारा सिलेबस जो है वो पूरा किस पे कंसंट्रेट होना चाहिए? ओएसआई पे या टीसीपी आईपी पे? ओएसआई पे, ऑब्वियसली, क्योंकि हम तो रीड आउट कर रहे हैं। लेकिन जब प्रैक्टिकल करेंगे तब ओएसआई काम नहीं आएगा। कौन सा काम आएगा? टीसीपी आईपी। तो अभी हमारा सिलेबस जो कवर होना चाहिए वो टीसीपी आईपी के अकॉर्डिंग होना चाहिए या ओएसआई के अकॉर्डिंग? ओएसआई के अकॉर्डिंग। समझ में आ गया? तो ओएसआई में 7 लेयर होती हैं। कितनी लेयर होती है? 7, राइट। तो हमारा सिलेबस भी उन 7 लेयर्स पे डिपेंड है। समझ में आया? ओएसआई में कितनी लेयर होती है? 7। तो क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो हमें ओएसआई पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करेंगे तब टीसीपी आईपी काम में आ जाएगा। चीज वही है, थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के पेश किया गया बस। ठीक है? तो हमारा सिलेबस जो है वो कहां से स्टार्ट होगा? ओएसआई की 7 लेयर्स। ओके। तो इसलिए हमारा सेकंड चैप्टर है जो ओएसआई की फर्स्ट लेयर होती है, जिसको बोलते हैं फिजिकल लेयर। जो कौन सी लेयर होती है? फिजिकल। ये ओएसआई की पहली लेयर होती है, फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर। तो ये सेकंड चैप्टर होगा भाई हमारा, फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? फिजिकल लेयर में हम पढ़ेंगे फंक्शन। फंक्शन क्या क्या करती है, क्या काम करती है? फंक्शन ऑफ फिजिकल लेयर, क्या क्या काम करती है फिजिकल लेयर। दूसरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन रेट। ट्रांसमिशन रेट, ठीक है। ट्रांसमिशन रेट को बेसिकली दो टाइप से समझाया जाता है, जिसपे पेट क्वेश्चन है। अगर ट्रांसमिशन रेट से क्वेश्चन होगा तो इन्हीं से होगा। एक को बोलते हैं बिट रेट और एक होती है बॉड रेट। इस पे न्यूमेरिकल भी बनता है, तो न्यूमेरिकल भी सोल्व करेंगे हम। बिट रेट, बॉड रेट क्या होती है पहले ये समझेंगे, फिर न्यूमेरिकल भी देखेंगे। एक होती है एनकोडिंग स्कीम, एक है हमारे पास में एनकोडिंग स्कीम। एनकोडिंग स्कीम, एनकोडिंग स्कीम बेसिकली 3 टाइप की होती है। एनकोडिंग स्कीम बेसिकली 3 टाइप की होती है। एक को बोलते हैं पोलर, एक होती है यूनिपोलर और एक होती है बाइपोलर।
ये क्या होती है, किस लिए काम आती है, उस टाइम पे चर्चा करेंगे। ये बेसिकली फिजिकल लेयर का काम है। तो जो ओएसआई है, जिसको ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल बोलते हैं, उसकी फिजिकल लेयर के बारे में ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो है एनकोडिंग स्कीम, पोलर, यूनिपोलर, बाइपोलर, इसमें वेवफॉर्म बनानी पड़ती है टाइम फ्रीक्वेंसी के साथ साथ में, वो हम बना के देखेंगे। कॉन्सेप्ट क्या होता है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो 3 टाइप की होती है, पोलर, बाइपोलर और यूनिपोलर। समझ में आया? तो जैसा हमारी ओएसआई की लेयर्स हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम चैप्टर्स बनाएंगे सारे। तो ये ओएसआई की पहली लेयर है, इस चीज के बारे में हम जानेंगे। नोट डाउन कर रहे हो ना आप साथ साथ? सिलेबस पहले पता होना चाहिए कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए, ओएसआई की जो सेकंड लेयर होती है उसको बोलते हैं डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर, ये चैप्टर नंबर 3 है हमारा, ओएसआई की सेकंड लेयर है डेटा लिंक लेयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर होती है डेटा लिंक लेयर। इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं फंक्शन। फंक्शन, डेटा लिंक लेयर के क्या क्या फंक्शन होते हैं, फंक्शन ऑफ डेटा लिंक लेयर, राइट। इसके अंदर हम पढ़ेंगे फ्रेम फॉर्मेट। डेटा लिंक लेयर बेसिकली फ्रेम बनाती है, इस पे जरूर क्वेश्चन आता है फ्रेम फॉर्मेट पे। एक है हमारे पास में फ्लो कंट्रोल। ठीक है, फ्लो कंट्रोल के हम 3 मेथड पढ़ने वाले हैं। 3 मेथड कौन कौन से होते हैं? एक होता है जिसको बोलते हैं स्टॉप एंड वेट, एक होता है जिसको बोलते हैं जीबीएन, गो बैक एंड, और एक होता है एसआर, सेलेक्टिव रिपीट। ये 3 मेथड होते हैं, बहुत ही अच्छी तरह समझेंगे हम इसको। स्टॉप एंड वेट, जीबीएन, गो बैक एंड एसआर, सेलेक्टिव रिपीट, राइट। ये 3 मेथड होते हैं फ्लो कंट्रोल के। क्या होता है क्या नहीं होता उस टाइम पे डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर एरर कंट्रोल। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं एरर कंट्रोल। डेटा लिंक लेयर एरर कंट्रोल का काम भी करती है, जिसको बोलते हैं एरर कंट्रोल। तो एरर को डिटेक्ट करने के लिए और करेक्ट करने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं, बहुत सारे एल्गोरिथम्स होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम मैन जो एल्गोरिथम, जो क्वेश्चन हिट होता है, एक पढ़ेंगे हम सीआरसी, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, ठीक है। प्रोग्रामर का एग्जाम दिया हो तो इस पे डिटेल क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। एक होता है प्रायोरिटी, ठीक है, ओड प्रायोरिटी, इवन प्रायोरिटी, 2 टाइप की होती है। एक होता है चेकसम, चेकसम, और एक बेसिकली आपकी पूछता नहीं है लेकिन पूछ लेता है, हेमिंग कोड। अगर आप बीसीआई की तैयारी कर रहे हैं, राइट, तो लास्ट ईयर बीसीआई में एक क्वेश्चन था, राइट, कि ऐसा कौन सा मेथड है जो एरर को डिटेक्ट करता है, राइट। द आंसर विल बी चेकसम। ये आंसर सीआरसी और प्रायोरिटी भी करते हैं, बट सीआरसी और प्रायोरिटी उसमें ऑप्शन में नहीं थे। समझ में आ गया? केवल क्या था? चेकसम। तो अगर आप बीसीआई की तैयारी कर रहे हैं तो केवल आपको ये जानना है कि ये क्या क्या काम आते हैं। एल्गोरिथम में डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, हाँ, लेकिन पेपर अगर टफ आ गया तो हम अगले को चैलेंज तो नहीं कर सकते कि भी सीआरसी पे न्यूमेरिकल कैसे दे दिया, राइट। तो हमें सारा कवर करना पड़ेगा। समझ में आ गया? हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एससीआई यूजीसी नेट में जाएंगे तब तो करना ही करना है, लेकिन मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। डिटेल में पढ़ना है ना, राइट। तो क्योंकि हमें एक एग्जाम के पीछे, मैं फिर भी कहता हूं, जितनी भी एग्जाम आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग है सारी फिल कीजिए, ठीक है ना। तो हम डिटेल में पढ़ेंगे बेटा सीआरसी, जिसको बोलते हैं साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। मैं फुल फॉर्म इसलिए नहीं रख रहा कि आपको सिलेबस बता रहा हूं बस मैं। जब पढ़ेंगे तो लिखेंगे, एक प्रायोरिटी चेक होता है, एक चेकसम होता है और एक हेमिंग कोड होता है। इज दैट क्लियर? तो ये होता है बेसिकली एरर कंट्रोल के मेथड है। एरर कंट्रोल का मतलब क्या हुआ? आपने कहीं पे कोई डेटा भेजा, तो रास्ते में डेटा गया, आपने मुझे व्हाट्सअप किया, तो वायर के थ्रू या वायरलेस के थ्रू डेटा जा रहा है, तो हो सकता है कोई एरर डल गई हो, उसके अंदर एरर आ गई हो डेटा में। तो उस एरर को डिटेक्ट करना कि एरर आई या नहीं आई, और फिर उसको क्या करना? करेक्ट करना। उसके लिए ये मेथड्स बनाए गए हैं। अब कौन सा एरर को डिटेक्ट करेगा, करेक्ट करेगा, उस टाइम पे बात करेंगे, राइट। लास्ट टॉपिक जो हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल मेथड, मीडिया एक्सेस कंट्रोल मेथड्स, राइट। मीडिया एक्सेस कंट्रोल मेथड, इसके अंदर भी बहुत सारे मेथड होते हैं। एक होता है जिसको बोलते हैं अलोहा, एक होता है अलोहा। बेसिकली 2 टाइप के अलोहा काम आते हैं, प्योर अलोहा और स्लोटेड अलोहा।
तो ये बेटी मीडिया एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल्स होते हैं। क्या होते हैं उस टाइम पे बात करेंगे। अलोहा एक मेथड होता है, इसके दो टाइप होते हैं, प्योर अलोहा और स्लोटेड अलोहा। दो टाइप का होता है, एक होता है प्योर, एक होता है स्लोटेड। क्या डिफरेंस होता है उस टाइम पे बात करेंगे। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसपे क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं। एक अलोहा हो गया मीडिया एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल के लिए, ठीक है। और एक हमारे पास में होता है क्या, एक हमारे पास में होता है चैनलाइजेशन, चैनलाइजेशन मेथड। चैनलाइजेशन मेथड होते हैं, जैसे आपके पास में चैनलाइजेशन मेथड के लिए हम काम में लेते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल के लिए। एक हमारे पास में जो होता है वो होता है कोलिजन डिटेक्शन मेथड, एक होता है कोलिजन अवॉइडेंस मेथड। कोलिजन डिटेक्शन और कोलिजन अवॉइडेंस, ये दो मेथड और लेते हैं हम मीडिया एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल के लिए। मीडिया एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल का मतलब यही है कि अगर एक वायर है, उस वायर के ऊपर मल्टीपल चैनल एक साथ डेटा भेजेंगे तो कोलिजन हो जाएगा, टक्कर हो जाएगी। भी एक वायर है, कंप्यूटर बहुत सारे कनेक्ट कर रखे हैं, एक साथ कईयों ने डेटा भेज दिया, तो अगर डेटा टकरा गया, क्योंकि वायर तो एक ही है, रोड तो एक ही है, भी एक रोड पे इधर से भी गाड़ी आ रही है, इधर से भी गाड़ी आ रही है, निकलने का कोई साधन नहीं है, तो अगर वो दोनों आपस में जाएंगे तो कोलिजन हो जाएगा। कोलिजन का मतलब होता है टक्कर होना, टक्कर हो जाएगी, ठीक है। तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल यूज करते हैं तो टक्कर को टाल सकते हैं अपन, ठीक है। तो एक होता है कोलिजन डिटेक्शन, इस मेथड को, इस मेथड को CSMA-CD बोलते हैं, CSMA-CD। और जो कोलिजन अवॉइडेंस होता है उसको बोलते हैं CSMA-CA। CSMA का मतलब होता है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, CD का मतलब कोलिजन डिटेक्शन, राइट। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, इन दोनों मेथड के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ये। मेथड बहुत ध्यान से पढ़ना है, हर बार क्वेश्चन आएगा ही आएगा CSMA और CD के बारे में, कई बार तो फुल फॉर्म ही पूछ ली जाती है CSMA और CD के बारे में। तो ये था बेसिकली डेटा लिंक लेयर का मामला, कि डेटा लिंक लेयर में हम सब कुछ ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। समझ में आ गया। थोड़ी लंबी भी चलेगी, टाइम भी ज़्यादा लगेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन हिट होगा ही होगा। ओके, लिख लिया सबने। तो ये सारी चीज़ें हमें नेटवर्क में पढ़नी पड़ेगी डेटा लिंक लेयर को कवर करने के लिए। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट लेयर है हमारी नेटवर्क लेयर। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा नेटवर्क लेयर। ओएसआई की थर्ड लेयर होती है नेटवर्क लेयर, चैप्टर नंबर 4 नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर हाँ, सीनियर लेवल यूजीसी नेट सबका सिलेबस है, ये सबका कवर है। अगर आप थोड़ा सा डेप्थ में नहीं जाके पढ़ते हैं तो वो बीसीआई के लिए कवर हो सकता है, डेप्थ में पढ़ते हैं यूजीसी नेट गेट एससीआई में सिलेबस पूरा कंप्लीट लिखा रहा हूँ आपको, ठीक है ना, उसमें भी पूरा ही दिया हुआ है बीसीआई एससीआई में। नेक्स्ट है नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर पहला फंक्शन, क्या क्या फंक्शन करती है, फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर। फंक्शन सबसे पहले हम देखेंगे, फंक्शन नेटवर्क लेयर की। अब देखिए जो नेटवर्क लेयर है हमारी, बेसिकली बेसिकली नेटवर्क लेयर है वो आईपी एड्रेसिंग करती है। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है आईपी एड्रेसिंग, आईपी एड्रेसिंग। तो ये पढ़ना बहुत जरूरी है, न्यूमेरिकल पार्ट है पूरा, आईपी एड्रेस। भाई आपको कोई डेटा भेजना है तो उसका एड्रेस तो पता होना चाहिए कि किस एड्रेस पे जाएगा। तो बेसिकली वो एक आईपी एड्रेस होता है, कंप्यूटर का जो एड्रेस होता है वो एक आईपी एड्रेस होता है, जिसको लॉजिकल एड्रेस भी कहते हैं। इसके बारे में चर्चा करेंगे। आईपी एड्रेस बेसिकली दो टाइप का होता है। आईपी एड्रेस बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है क्लासफुल, क्लासफुल आईपी, और एक होता है क्लासलेस। दोनों ही आपको पढ़ने हैं, क्लासलेस आईपी। अगर कोई आईपी एड्रेस गिवन है आपको, तो आप देखते ही पता लगा लो कि ये क्लासलेस है या क्लासफुल है, क्योंकि हमें पता लग गया कि आईपी एड्रेस तो दो टाइप का होता है, तो हमें पता तो होना चाहिए ना कि ये क्लासफुल है या क्लासलेस है, ठीक है ना।
तो हमें हम जब जब भी हमें कोई आईपी एड्रेस दिया जाएगा तो हम देखते ही पता लगा देंगे कि ये क्लासफुल है या क्लासलेस है, राइट। नेक्स्ट इसके अंदर आईपी एड्रेसिंग के बाद में हम एक चीज पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं सबनेटिंग। सबनेटिंग सबनेटिंग एक पढ़ेंगे सबनेटिंग। सबनेटिंग का मतलब होता है एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में बनाना, सब नेटवर्क बनाना, ठीक है ना। उसका भी अपना एक यूज है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो एक बड़े नेटवर्क में छोटे छोटे नेटवर्क में स्कैटर्ड कर देती है, सब नेटवर्क बना देती है। उसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं राउटिंग प्रोटोकॉल्स। राउटिंग प्रोटोकॉल्स, ओएसआई की जो नेटवर्क लेयर होती है वो आईपी एड्रेस करने के साथ साथ रूट भी डिसाइड करती है कि किस रास्ते से आपको जाना है। एड्रेस तो बताती है डेस्टिनेशन का, लेकिन साथ में क्या बताती है, रास्ता कौन सा लेना है। मुझे जयपुर से दिल्ली जाना है तो 8-10 रास्ते हो सकते हैं जाने के, लेकिन नेटवर्क लेयर आपको बताती है कि भैया ये रास्ता ठीक पड़ेगा। समझ गए? इसलिए उसको क्या बोलते हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल डिफाइन करते हैं। प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। तो वो रूल्स डिसाइड करेंगे कि इस रास्ते से आप जाइए। तो वो हम राउटिंग प्रोटोकॉल्स के माध्यम से देखते हैं। राउटिंग प्रोटोकॉल्स में जो हम पढ़ने वाले हैं मैन वो है हमारे पास में, एक होता है जिसको बोलते हैं लिंक स्टेट राउटिंग एल्गो। लिंक स्टेट, लिंक स्टेट। एक होता है डिस्टेंस वेक्टर, डिस्टेंस वेक्टर। एक होता है बीजीपी, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, बीजीपी। ये तीन प्रोटोकॉल बेसिकली डिसाइड करते हैं आपकी रूट को। लिंक स्टेट, डिस्टेंस वेक्टर और बीजीपी, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल जिसको कहा जाता है। तो ये तीन प्रोटोकॉल बेसिकली राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं नेटवर्क लेयर के। तीनों में से एक को यूज करना है। कब कहाँ किसको यूज करना है वो उस टाइम पे बात करेंगे कि लिंक स्टेट कब काम में लो, किस में क्या कमी है, क्या अच्छाई है, उस टाइम पे सारी चीज बातचीत करेंगे। समझ में आया भी सबको? तो बेसिकली ये था हमारा नेटवर्क लेयर जो हमारी है उसके बारे में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेटवर्क लेयर के बाद में जो नेक्स्ट लेयर आती है हमारे, उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। ये सारी की सारी लेयर हैं जो मैं चैप्टर बना रहा हूं। ओएसआई की 7 लेयर हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर चैप्टर नंबर कौन सा हुआ? फिफ्थ। फिफ्थ हो गया या 4 हुआ? फिफ्थ। तो ट्रांसपोर्ट लेयर, पहली चीज वही फंक्शन। हर लेयर के फंक्शन पता होने चाहिए भी आपको। फंक्शन, फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर। हर लेयर का सबसे पहले यही जानना है हमें कि भी काम क्या करेगी ये लेयर। तो सबसे पहला पॉइंट हम यही पढ़ेंगे सब में, ठीक है। और एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि नेटवर्क लेयर क्या काम करती है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर। नीचे लिखा हुआ है राउटिंग प्रोटोकॉल, तो सिलेबस में लिखा था हमने यार राउटिंग करती है। सिलेबस में लिखा था आईपी एड्रेस बनाती है। समझ रहे हो, राइट। अब मैंने लिखा, मान लीजिए डेटा लिंक लेयर का क्या फंक्शन है, लिखा नीचे एरर कंट्रोल, तो सिलेबस में लिखा था हमने एरर कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल, एमएसी प्रोटोकॉल्स बनाती है। समझ में आ गया? तो सिलेबस इस कारण से बहुत काम आ सकता है। तो फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर हम इसके पढ़ेंगे प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल बेसिकली इसके मेन काम जो होता है वो प्रोटोकॉल्स का ही है। दो प्रोटोकॉल इसमें हम काम में लेते हैं, एक होता है टीसीपी, एक होता है यूडीपी। ये दो प्रोटोकॉल हम काम में लेते हैं, टीसीपी और यूडीपी। ठीक है, टीसीपी और यूडीपी। तो ये बेसिकली इसी के इर्द गिर्द घूमती है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो होता है पोर्ट एड्रेसिंग। पोर्ट एड्रेसिंग, पोर्ट एड्रेसिंग ये निकालनी आनी चाहिए भैया आपको। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है पोर्ट एड्रेसिंग। हम जब भी कोई मैसेज भेजते हैं, जब भी किसी एक्सटर्नल सोर्स के पास में कोई डेटा भेजते हैं, तो आपका कंप्यूटर एक पोर्ट जनरेट करता है, एक पोर्ट नंबर जनरेट करता है। जब भी आपने कोई मेल भेजा, आपने आपने क्रोम खोला, ब्राउजर खोला, उस पर लिखा gmail.com, तो gmail.com आपके कंप्यूटर पे तो है नहीं, बाहर जाके लेके आएगा इंटरनेट के थ्रू, राइट। तो वो साथ में क्या भेजेगा, पोर्ट, पोर्ट भेजेगा। अभी पोर्ट क्या होता है क्या नहीं होता, उसका एड्रेस जनरेट होता है एक, वो कैसे होता है, किस फिगर में होगा, वो उस टाइम पे मैं बताऊंगा कि क्या पोर्ट एड्रेस जनरेट हुआ। आया समझ में? समझ में आ गया? एक नंबर जनरेट होता है जब भी, जैसे कुछ नंबर फिक्स भी होते हैं, जैसे एसटीटीपी है, एसएमटीपी है, एफटीपी है, नाम सुने होंगे ना आपने ये। जैसे हमको पुलिस को कॉल करना है तो फिक्स नंबर है ना, एम्बुलेंस को कॉल करना है तो फिक्स नंबर है ना। तो अगर कहीं पे मुझे फिक्स डेस्टिनेशन पे जाना है तो ऑलरेडी नंबर फिक्स है उसका। समझ में आया?
तो अगर कोई कहे कि मेल करना है तो एसएमटीपी का पोर्ट है वो फिक्स है, इस पोर्ट नंबर, तो ये याद रखने पड़ेंगे आपको कि इसका पोर्ट नंबर ये होता है, इसका पोर्ट नंबर ये होता है। तो जितने भी पोर्ट नंबर जो फेमस हैं उसकी मैं टेबल बनाऊंगा एक, और सारे आपको याद करवा दूंगा। समझ में आ गया? तो ये बेसिकली बेटा किसके बारे में है? ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर 6। ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद में हमारे पास में आती है सेशन लेयर। सेशन लेयर ये 5वें नंबर की लेयर होती है ओवरसाई में। पहला टॉपिक वही फंक्शन ऑफ सेशन लेयर। फंक्शन ऑफ सेशन लेयर, वर्क फ्लो। बहुत छोटी सी लेयर होती है, बहुत कम चांसेस होते हैं सेशन लेयर से क्वेश्चन आने के, क्योंकि ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डेटा लिंक लेयर इनमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। सेशन लेयर का बहुत छोटा सा काम है, सेशन बनाती है, राइट। थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूं, डिटेल में तो उस टाइम पे चर्चा करेंगे। कभी आपने ऑनलाइन बैंकिंग करी है? ऑनलाइन बैंकिंग करी है आपने, राइट। तो देखते हैं, मान लीजिए एसबीआई की ऑनलाइन बैंकिंग करी, ठीक है। आप 15 मिनट उसको आइडियल छोड़ दो कंप्यूटर को, वो अपने आप लॉग आउट हो जाती है। आफ्टर सम टाइम आप देखते हो वो कहता है लॉगिन करो वापस से भाई, होता है, राइट। दूसरा एग्जांपल लेते हैं जीमेल का। आपने जीमेल लॉगिन कर लिया, राइट। 2 घंटे बाद में वापस देखो लॉगिन ही रहता है, वो रहता है ना। तो इसका मतलब सेशन डाल दो कि 5 मिनट अगर आइडियल रहा तो अपने आप क्या हो जाएगा? लॉग आउट। तो डेटा आपका जो गया उसमें सेशन डाल दिया, अगर तो सेशन डाल दिया तो वो क्या हो जाएगा? अगर सेशन है तो सेशन बनाना, सेशन डिलीट करना, मैनेज करना, सारे काम कौन करता है? सेशन लेयर। समझ में आ गया? तो ये बेसिकली सेशन लेयर का काम है, छोटी सी यूनिट है, वो हम पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर, लेयर नंबर 6 कहा जाता है ओएसआई के अंदर प्रेजेंटेशन लेयर। तो वही फंक्शन ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, फंक्शन ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर। नेक्स्ट वर्क फ्लो। वर्क फ्लो क्या कैसे रहेगा, क्या काम करती है ये? ठीक है, तो प्रेजेंटेशन लेयर बेसिकली शॉर्ट में अगर बात की जाए, प्रेजेंटेशन लेयर तो किसी डेटा का एक तो सिंटेक्स बताती है, रखना कैसे है इसको। सिंटेक्स का मतलब समझते हो? सिंटेक्स बताती है। जैसे सी प्रोग्रामिंग लेते हैं, तो सी प्रोग्रामिंग का सिंटेक्स है कि मैन फंक्शन आएगा, मैन फंक्शन के अंदर कोडिंग होगी भाई, बताती है ना सिंटेक्स। सी प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी आपने। वो कहता है मैन से ऊपर हेडर फाइल इंक्लूड करो, इन stdio.h conio.h, ये पढ़ी होगी आप सबने। तो ये सिंटेक्स ही तो हुआ कि पहले हेडर फाइल लिखो, फिर मैन फंक्शन आएगा, मैन फंक्शन में पूरी कोडिंग करो। तो एक डेटा को रिप्रेजेंट कैसे करना है, सिंटेक्स कैसे बनाना है, वो कौन डिफाइन करता है? प्रेजेंटेशन। दूसरा उसका मेन रोल होता है कि कोई डेटा आप भेज रहे हैं, आपने भेजा किसी को हेलो, अब नेटवर्क में जा रहा है तो कोई हैकर उसको हैक कर सकता है, देख सकता है कि इसने क्या भेजा मैसेज, या मॉडिफाई कर सकता है। नेटवर्क सिक्योरिटी में आगे बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं फिर हम ये। तो उस चीज को क्या करता है, अगर उसने पढ़ लिया कि इसने हेलो भेजा है, तो इसका मतलब जो मैसेज भेजा गया वो तीसरे आदमी को पता लग गया, तो मैसेज की कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक हो गई। समझ रहे हो ना मेरी बात? अगर किसी को भेजा हेलो और उसको उसने कैप्चर कर लिया मैसेज को और हेलो की जगह हाई लिख दिया, तो चेंज हो गया मैसेज, तो राइट। तो क्यों न हम जब सोर्स किसी मैसेज को भेज रहा है तो उसको एनक्रिप्ट कर दिया जाए। एनक्रिप्ट का मतलब है नॉन रीडेबल फॉर्मेट। मैंने हेलो की जगह लिखा है XYZ, अब कोई बंदा उसको कैप्चर करेगा तो उसको क्या मिलेगा? XYZ। तो उसको पता ही नहीं है कि ये भेज क्या रहा है, उसको पता ही नहीं लगा कि XYZ का मतलब हेलो है। समझ में आ गया? इसका मतलब एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन का काम कौन करती है? प्रेजेंटेशन। समझ में आ गया? एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन, नेटवर्क सिक्योरिटी आपके सिलेबस में है, तो नेटवर्क खत्म होने के बाद में वही स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करने का, जो भेज रहे हो डेटा, उसका काम कौन करती है? प्रेजेंटेशन। ठीक है, बाकी उस टाइम पे मैं आपको लिखा दूंगा। लास्ट एंड फाइनल लेयर इज एप्लीकेशन लेयर, चैप्टर नंबर 8, एप्लीकेशन लेयर। ये ओएसआई की लास्ट लेयर होती है, एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर
दैट इज द फाइनल लेयर ऑफ ओएसआई एंड टीसीपी आईपी ऑल्सो। टीसीपी आईपी की भी फाइनल लेयर यही है। कितनी लेयर होती है, क्या होती है, वो सब मैं इंट्रोडक्शन में हम कवर करेंगे। तो एप्लीकेशन लेयर में यही, ये क्या काम करती है, फंक्शन ऑफ एप्लीकेशन लेयर। जब भी हम कोई लेयर शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले यही देखेंगे कि क्या क्या काम कर सकती है, फंक्शन ऑफ एप्लीकेशन लेयर। फिर इसके प्रोटोकॉल्स काम आते हैं। प्रोटोकॉल्स, एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, बस क्वेश्चन भी यहीं से आता है, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स। एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाता है कि एसएमटीपी किस लेयर का प्रोटोकॉल है, एफटीपी किस लेयर का प्रोटोकॉल है। ये भी पता होना चाहिए करता क्या है। ये भी आ सकता है एसएमटीपी क्या काम करता है भाई, एफटीपी क्या काम करता है। एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, मतलब मेल भेजता है। जो हम मेल भेजते हैं वो एसएमटीपी के थ्रू करते हैं। समझ में आ गया। तो जितने भी प्रोटोकॉल हैं एप्लीकेशन लेयर के, वो सारे प्रोटोकॉल सीखने हैं हमें। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा फिगर आउट कर लेते हैं कौन कौन से हैं। एक दो रह जाएगा तो मैं उस टाइम पे बता दूंगा आपको। एप्लीकेशन लेयर के जो फेमस प्रोटोकॉल हैं, एक है एचटीटीपी, एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। एक है एसएमटीपी, एक है एफटीपी, एक है पॉप 3, एक है आईएमएपी। एचटीटीपी, एसएमटीपी, एफटीपी, पॉप 3, आईएमएपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, एफटीपी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, और इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। एक है हमारे पास में एमआईएमई, एक प्रोटोकॉल है हमारे पास में एमआईएमई। ठीक है, ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं। बाकी और बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, उसके बारे में तब चर्चा करेंगे जब एप्लीकेशन लेयर पढ़ेंगे। ये थोड़ी मेन प्रोटोकॉल हैं। फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन जो आस्क होते हैं वो इन्हीं के ऊपर होते हैं। ठीक है, तो ये पूरा सिलेबस था भाई, कंप्यूटर नेटवर्क डीसीएन डेटा कम्युनिकेशन का, जो आपको पूरा पढ़ना है। किसी भी कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो गेट हो, यूजीसी नेट हो, एससीआई हो, बीसीआई हो। आया समझ में। अगर आप बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में जा रहे हैं तो हो सकता है डेप्थ में तक नहीं जाए आपके पास में, दूसरे एग्जाम में डेप्थ तक चला जा सकता है। सबने लिख लिया। तो ये सारा कवर करना है हमें, और ऑलमोस्ट कवर करने के लिए जितनी जल्दी आप ग्रेप कर सकते हैं, जितनी जल्दी आप लिखेंगे उतना कम टाइम लगेगा। बट रिक्वायर्ड एटलीस्ट 40 to 50 लेक्चर्स। डेप्थ में पढ़ना है, अच्छी तरह पढ़ना है, तो 40 से 50 लेक्चर्स हमें रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है भाई, कुछ डाउट हो तो पूछिए अभी तक। तो स्टार्ट करें आज से ही, पहला चैप्टर स्टार्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ नेटवर्क। बेटा ही पकड़ा। चलिए स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 क्या है? चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1। पहला चैप्टर 1। चैप्टर 1 में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यार ये डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है। हेडिंग डालिए, डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं? जो डीसीएन हमने लिखा है, हमारे टॉपिक का नाम डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क। तो ये क्या होता है? तो देखिए, डेटा कम्युनिकेशन का मतलब कोई भी एक बंदा जो भेज रहा है उसको सेंडर कहा जाता है। जो भी डेटा भेजेगा उसको क्या कहा जाता है? सेंडर। और डेफिनेटली कोई भेज रहा है तो कोई रिसीव भी करेगा, उसको क्या कहा जाता है? रिसीवर। राइट। अब जो ये भेज रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, ये इंसान तो नहीं है तो यूजर। लेकिन जा कहां रहा है? डिवाइस के ऊपर। किस पे जा रहा है? डिवाइस पे। तो आज से जब मोबाइल टेक्नोलॉजी नहीं थी 90s के अंदर, तब इसको डेटा कम्युनिकेशन कंप्यूटर के माध्यम से होता था। लेकिन क्या आज आप डेटा अपने मोबाइल पे यूज कर पा रहे हैं? क्या आप मोबाइल से मेल कर पा रहे हैं? क्योंकि स्मार्ट मोबाइल फोन्स आ गए हैं। तो हम जो भेज रहे हैं और रिसीव कर रहा है उसको डिजिटल डिवाइस का नाम देंगे। किसका नाम देंगे? डिजिटल डिवाइस। कोई भी ऐसा डिवाइस, क्योंकि नोटबुक हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, कोई कंप्यूटर हो सकता है, कोई
मोबाइल फोन हो सकता है। तो कोई भी दो डिजिटल डिवाइस, तो एक डिवाइस तो ये है साहब, एक डिवाइस ए है, ये डिजिटल डिवाइस है। डिजिटल डिवाइस का मतलब कुछ भी हो सकता है, लैपटॉप भी, कंप्यूटर भी, डेस्कटॉप सिस्टम, मोबाइल फोन। ये ए है और ये क्या है, एक बी। ये डेटा भेज रहा है, तो भेजने वाले को क्या बोलते हैं नेटवर्क में, सेंडर, राइट। और इसको भेज रहा है तो ये रिसीव करेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, रिसीवर। क्या बोलेंगे, रिसीवर। तो कंप्यूटर नेटवर्क डेटा कम्युनिकेशन की दो टर्म होती है कि सेंडर सेंड करने वाला, रिसीवर रिसीव करने वाला, राइट। तो डेटा कम्युनिकेशन का मतलब हुआ ये क्या भेजेंगे, डेटा भेजेंगे। बोलिए क्या भेजेंगे, डेटा। तो कोई दो डिजिटल डिवाइस आपस में कोई डेटा शेयर कर रहे हैं, शेयर तो कर रहे हैं, ये इसको भेज सकता है तो ये भी तो इसको भेज सकता है, राइट। और डेटा क्या हो सकता है, डेटा क्या होगा, आपने कोई मेल भेजा, बोलिए, तो सॉफ्टवेयर के फॉर्म में गया वो, राइट। या फिर कोई डेटा हार्डवेयर के फॉर्म में भी जा सकता है क्या, जा सकता है क्या, यस या नो, आप बताइए। ओपन सेशन है, यस या नो, जा सकता है भी। मैंने मेरा प्रिंटर शेयर कर दिया तो हार्डवेयर भी शेयर कर दिया ना। तो इसका मतलब दो डिजिटल डिवाइस जो आपस में कोई सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर रिसोर्स को शेयर करते हैं, उस कम्युनिकेशन को क्या कहा जाता है, डेटा कम्युनिकेशन। समझ में आ गया। तो डेटा कम्युनिकेशन के लिए डिवाइस कैसा होना चाहिए, डिजिटल डिवाइस। डिजिटल डिवाइस कोई कंप्यूटर भी हो सकता है, कोई मोबाइल भी हो सकता है, एनीथिंग जो डिजिटल डिवाइस है। समझ में आया क्या, समझ में आया। अच्छा, नेटवर्क कैसा है, डेटा कम्युनिकेशन हमेशा टेली कम्युनिकेशन पे काम करता है। टेली कम्युनिकेशन का मतलब होता है दूर का नेटवर्क। ऐसा नहीं है कि कोई पास में होगा तो ही डेटा जा सकता है। आज मैं यहां पे बैठा बैठा 2 सेकंड के अंदर यूनाइटेड स्टेट में मेल कर सकता हूं, अमेरिका में मेल कर सकते हैं, कैसे, डेटा कम्युनिकेशन के थ्रू। समझ में आया। तो इसका मतलब ये जो है, ये यहां पे कोई डेटा भेज सकता है, इसका मतलब कोई डेटा भेजा, कोई रिसोर्स इसके साथ में क्या किया, शेयर किया। और वो रिसोर्स सॉफ्टवेयर भी हो सकता है और हार्डवेयर भी हो सकता है। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखिए, डेटा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन लिखिए। दो डिजिटल डिवाइस, दो या दो से, दो या दो से ज्यादा डिजिटल डिवाइस, दो या दो से ज्यादा डिजिटल डिवाइस, दो या दो से ज्यादा डिजिटल डिवाइस जब आपस में, जब आपस में, जब आपस में कोई सॉफ्टवेयर, कोई सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर, या हार्डवेयर रिसोर्स, रिसोर्स, रिसोर्स का मतलब यहां पे डेटा से है बेटा, डेटा ही तो है रिसोर्स। रिसोर्स, दो या दो से ज्यादा डिजिटल डिवाइस जब आपस में कोई सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर रिसोर्स को, रिसोर्स को, रिसोर्स को शेयर करते हैं, शेयर करते हैं, तो वह डेटा कम्युनिकेशन कहलाता है। तो वह डेटा कम्युनिकेशन कहलाता है। तो वह डेटा कम्युनिकेशन कहलाता है। डेटा कम्युनिकेशन का मतलब है कि दो, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं भाई, कोई जरूरी नहीं है, राइट। जब दो या दो से ज्यादा डिजिटल डिवाइस होना चाहिए, मतलब कोई कंप्यूटर हो सकता है, कोई मोबाइल फोन हो सकता है, कोई डेस्कटॉप सिस्टम हो सकता है, समझे, कोई टैब हो सकता है, कोई नोटबुक हो सकती है, एनीथिंग जो डिजिटल डिवाइस है, जो एबल है डेटा को सेंड करने में और रिसीव करने में। तो एक डिजिटल डिवाइस है जो किसी रिसोर्स को शेयर कर रहा है, और रिसोर्स का टाइप क्या हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी और हार्डवेयर भी। अगर आपस में शेयर कर पा रहे हैं तो उसी चीज को, उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डेटा कम्युनिकेशन। समझ में आया, समझ में आया क्या डेफिनेशन, डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक है, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, डेटा कम्युनिकेशन। ओके, समझ में आ गया। अब देखिए, अगर आपको, अगर आपको कोई डेटा कम्युनिकेशन करना है, मैंने आपसे कहा, ये लिख लिया, सबने लिख लिया। अब देखिए, कोई डेटा कम्युनिकेशन करना है, मैंने, हमने कहा कि वो डेटा कम्युनिकेशन करना है, मतलब डेटा कम्युनिकेशन जो ही मैंने बोला आपके समझ में आ गया कि यार
डिजिटल डिवाइस होंगे जो आपस में क्या करेंगे, रिसोर्स को शेयर। यही तो मतलब हुआ। अब कहा कि अगर कोई डेटा कम्युनिकेशन करना है तो उसके नेसेसरी कंपोनेंट बताइए, कि ये कंपोनेंट तो होने ही चाहिए। तो माय टॉपिक इज नेसेसरी कंपोनेंट। इसको लिखिए नेसेसरी, इनके बिना डेटा कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। नेसेसरी कंपोनेंट, नेसेसरी कंपोनेंट फॉर डेटा कम्युनिकेशन, फॉर डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन करने के लिए क्या क्या नेसेसरी कंपोनेंट हैं, कि भैया इनके बिना तो डेटा कम्युनिकेशन नहीं होगा। हमें ये पता लग गया कि डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, पता लग गया, ठीक है भाई डेटा कम्युनिकेशन ये होता है। बट मैंने आपसे पूछा कि भाई कौन कौन से नेसेसरी कंपोनेंट है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं, डेटा कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या कंपोनेंट जरूरी है, नेसेसरी है, इनके बिना डेटा कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले कि डेटा कम्युनिकेशन के नेसेसरी कंपोनेंट क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले वो लिखते हैं जो मैं सीख चुका हूं। तो डेटा कम्युनिकेशन के लिए मैंने अभी अभी देखा कि यार कोई भेजने वाला तो होना चाहिए। डेटा कम्युनिकेशन मतलब एक सेंडर होना चाहिए, भैया भेजने वाला तो होना चाहिए ना। एक भेजने वाला सपोज एस लिख देते हैं, ये होना ही चाहिए। डेटा कम्युनिकेशन मतलब क्या हुआ, एक सेंडर होगा और एक रिसीवर होगा। बोलिए। तो इसका मतलब डेटा कम्युनिकेशन के लिए सेंडर का होना बहुत जरूरी है। तो एक तो कंपोनेंट ही हो गया, नेसेसरी है ना, कोई भेजने वाला ही नहीं है तो डेटा कम्युनिकेशन कहां से होगा। तो दैट इज नेसेसरी कंपोनेंट। समझ में आया। दूसरा कोई रिसीव करने वाला होना चाहिए, तो सेकंड कंपोनेंट ये हो गया। राइट। इसका मतलब डेटा कम्युनिकेशन तब तक नहीं हो सकता जब तक उसको कोई भेजेगा नहीं, और दूसरा क्या है, उसको कोई रिसीव नहीं करेगा। राइट। तो पहला कंपोनेंट क्या है, सेंडर। अगर आपको डेटा कम्युनिकेशन करना है तो सेंडर होना चाहिए। दूसरा क्या है, रिसीवर। अब कोई डेटा जब जा रहा है, सेंडर सेंड कर रहा है, रिसीवर रिसीव कर रहा है, तो कोई मीडियम तो होना चाहिए जिसके थ्रू डेटा को भेजा जाए। राइट। मैंने अमेजन से एक मोबाइल फोन ऑर्डर किया, तो मैं क्या है, रिसीवर हूं। अमेजन क्या है, सेंडर है। लेकिन किसी मीडियम के थ्रू तो मेरे पास भेजेगा, बाई कोरियर, बाई पोस्ट, एनीथिंग। राइट। कोई चैनल तो होना चाहिए। उसको बोलते हैं बेटा ट्रांसमिशन मीडिया। क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन मीडिया। सेंडर और रिसीवर के बीच में कोई ट्रांसमिशन होना चाहिए। या ट्रांसमिशन का मतलब क्या हुआ, दो कंप्यूटर हैं, समझिए चीजों को। सेंडर रिसीवर कहाँ है, यहाँ पे इंसान नहीं है, डिजिटल डिवाइस है। कैसे हैं ये, डिजिटल डिवाइस। इनको ऑपरेट एक यूजर कर रहा है, एक ह्यूमन बीइंग क्या कर रहा है, ऑपरेट। लेकिन डेस्टिनेशन कहाँ है, डिवाइस के ऊपर डेटा आएगा। समझ में आया क्या। तो वो डिवाइस आपस में या तो वायर लगा के कनेक्ट कर रखे हो, ट्रांसमिशन मीडिया क्या हो, वायर के थ्रू, या क्या हो, वायरलेस के थ्रू। आज हम नेट चलाते हैं तो वायरलेस के थ्रू चला रहे हैं मोबाइल में। तो इसका मतलब जो आपका अगर नेट नहीं आ रहा, सिग्नल खराब हो रहे हैं, तो हमारे पास नेट नहीं आता ना। इसका मतलब ट्रांसमिशन मीडिया वही तो है हमारा, भेजने के लिए वही तो यूज कर रखा है। समझ में आया। तो इसका मतलब एक क्या होना चाहिए मेरे पास में, ट्रांसमिशन मीडिया। क्या होना चाहिए, ट्रांसमिशन। ये जो लिंक है जो कनेक्ट कर रहा है आपस में, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन मीडिया। इसको बोलते हैं बेटा ट्रांसमिशन मीडिया। ओके, समझ में आ गया। तो ये भी तो होना चाहिए नेसेसरी कंपोनेंट। इसका मतलब थर्ड कंपोनेंट मेरा क्या है, ये वाला। समझ में आया क्या। सेंडर होना चाहिए। डेटा कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या जरूरी है, सेंडर है, होना चाहिए भाई। रिसीवर होना चाहिए। डेटा को भेजने के लिए कोई लिंक होना चाहिए ना। एंड फोर्थ क्या है, डेटा भी तो होना चाहिए। भेजोगे क्या उसको, तो डेटा भी तो होना चाहिए। डेटा को क्या कह सकते हैं, मैसेज कह दो, रिसोर्स कह दो। समझ में आ गया। मैसेज कैसा भी हो सकता है। तो इसका मतलब एक हमारे पास में क्या होना चाहिए, हम क्या भेज रहे हैं, यहाँ पे डेटा भेज रहे हैं। तो हम क्या भेज रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं। क्या भेज रहे हैं बेटा, मैसेज। जो भेज रहे हो वो भी तो होना चाहिए, कुछ क्या भेज रहे हो आप। तो इसका मतलब फोर्थ कंपोनेंट क्या है मेरा, मैसेज। समझ में आया। सेंडर पता किया, होना चाहिए, डेटा कम्युनिकेशन के लिए नेसेसरी है। रिसीवर भी होना चाहिए, दोनों को जोड़ने के लिए कोई लिंक भी होना चाहिए। फिर कुछ भेज रहे हो वो भी तो होना चाहिए। भी मैं कुछ भेजना चाहता हूँ, रिसीवर को रिसीव करना चाहता है, तो मैंने कुछ भेजा ही नहीं। सेंडर रिसीवर है लेकिन मैंने व्हाट्सएप पे कुछ लिखा ही नहीं, तो डेटा कम्युनिकेशन थोड़ा ना हुआ। डेटा कम्युनिकेशन तो तब होगा जब मैं मेरे फ्रेंड को भेजा हेलो, मैंने भेजा, उसने रिसीव कर लिया। तो किसी मीडियम के माध्यम से तो रिसीव किया है, तो इसका मतलब मीडियम भी होना चाहिए। समझ में आ गया, समझ में आ गया क्या। लास्ट फाइनल कंपोनेंट क्या होता है, सेंडर और रिसीवर
सेंडर और रिसीवर दोनों ही कुछ रूल्स पे काम करते हैं। ये भी कोई रूल पे काम करेगा और ये भी कोई रूल पे काम करेगा। डेटा कम्युनिकेशन के लिए मैसेज हो, ट्रांसमिशन मीडिया हो, सब ठीक है, लेकिन सेंडर और रिसीवर के बीच में जब भी डेटा कम्युनिकेशन होता है सेट ऑफ रूल्स काम आता है, राइट। और उन्हीं सेट ऑफ रूल्स को प्रोटोकॉल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटोकॉल। तो इसका मतलब जब सेंड कर रहा हो तो यहां भी कोई प्रोटोकॉल्स यूज होंगे और यहां भी प्रोटोकॉल्स यूज होंगे। इसका मतलब फाइनल कंपोनेंट हमारे पास में, यहां पे हमारे पास में, यहां पे क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल्स, जिनको हम क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल्स। जिनको हम कहते हैं प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स यहां पे होते हैं, दैट इज द फाइनल वन कंपोनेंट। प्रोटोकॉल सेंडर पे भी होते हैं और प्रोटोकॉल रिसीवर पे भी होते हैं। यहां पे हमारे पास में है प्रोटोकॉल्स, दैट इज द फिफ्थ कंपोनेंट। दैट इज द फिफ्थ कंपोनेंट। प्रोटोकॉल्स होते हैं, सेंडर और रिसीवर दोनों ही कुछ प्रोटोकॉल्स पे काम करते हैं। जैसे अगर मैं कोई मेल भेज रहा हूं, अगर सेंडर कोई डिजिटल डिवाइस किसी दूसरे डिजिटल डिवाइस को कोई मेल भेज रहा है, तो टीसीपी/आईपी ओएसआई का कॉन्सेप्ट है कि मेल भेजने के लिए एसएमटीपी प्रोटोकॉल का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा? एसएमटीपी। अब अगर एसएमटीपी प्रोटोकॉल्स है तो ही मेल जा सकता है, अदरवाइज नहीं जाएगा। तो कंडीशन लग गई ना वहां पे, कुछ रूल लग गया ना वहां पे। भाई आपके पास सेंडर भी है, रिसीवर भी है, सब कुछ है, मैसेज भी है, ट्रांसमिशन लिंक भी बना दिया, लेकिन रूल नहीं है आपके पास, तो आप डेटा कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। पांचों कंपोनेंट होंगे तो ही डेटा कम्युनिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। समझ में आ गया? तो जब भी डेटा को भेजना हो तो कितने कंपोनेंट की जरूरत होती है हमें? पांच, राइट। अब इन पांचों कंपोनेंट को लिखिए वन बाय वन। एक होता है हमारे पास में सेंडर। पहला कंपोनेंट सेंडर। सेंडर मतलब सेंड करने वाला, भेजने वाला। सेंडर। ये पूछ लेते हैं बेटा, डेटा कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या जरूरत है? सेंडर का मतलब होता है मैसेज को सेंड करने वाला। मैसेज को सेंड करने वाला। आप नोट्स बना रहे हैं, पूरा लिखना। मैसेज को सेंड करने वाला, आपको जब रिवीजन करें तो बस आंखों से निकालना पड़े, ऐसा पढ़ना है हमको। सेंडर को, मैसेज को सेंड करने वाला, उसको बोलते हैं सेंडर। दूसरा नेसेसरी कंपोनेंट होता है, वो होता है रिसीवर। मैसेज को, मैसेज को रिसीव करने वाला। 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 थर्ड नंबर, ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया। मैसेज को, मैसेज को सेंडर से रिसीवर तक, सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाने के लिए, पहुंचाने के लिए यूज होता है। ठीक है। एक होता है ट्रांसमिशन मीडिया। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 4, मैसेज। मैसेज, जो डेटा, जो डेटा या रिसोर्स, जो डेटा या रिसोर्स रिसीवर तक, रिसीवर तक सेंडर पहुंचाने वाला है। जिसको पहुंच, जिसको, जिस रिसोर्स को या मैसेज को या डेटा को सेंडर क्या करने वाला है? रिसीवर तक भेजना चाहता है, उसको हम क्या कहते हैं? मैसेज। एंड द लास्ट वन इज प्रोटोकॉल्स। लास्ट पॉइंट है प्रोटोकॉल्स।
ऐसे सेट ऑफ रूल्स, ऐसे सेट ऑफ रूल्स जो कि सेंडर एवं ऐसे सेट ऑफ रूल्स जो कि सेंडर एवं रिसीवर रिसीवर डेटा कम्युनिकेशन के लिए डेटा कम्युनिकेशन के लिए डेटा कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं ऐसे सेट ऑफ रूल्स जो कि सेंडर एवं रिसीवर डेटा कम्युनिकेशन के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। कुछ रूल्स होंगे, वो रूल हम सारे वही पढ़ने वाले, फिजिकल लेयर ये करेगी वो करेगी, सब रूल्स ही हैं हमारी। समझ में आया? इसका मतलब अब आपको पता लग गया बेटा कि हमें जब कम्युनिकेशन करना होता है, डेटा भेजना होता है, तो कितने कंपोनेंट जरूरत होती हैं? 5। याद रहेंगे? अगर इनमें से एक भी ना हो तो क्या डेटा कम्युनिकेशन हो सकता है? एक भी ना हो, मैंने कहा सेंडर नहीं है बाकी 4 हैं, तो भेजेगा कौन भाई? समझ लो। मैंने कहा रिसीवर नहीं है तो रिसीव कौन करेगा? मैंने कहा मैसेज ही नहीं है तो क्या भेजोगे? समझ में आ गया? मैंने कहा प्रोटोकॉल्स नहीं है तो सेट ऑफ रूल्स नहीं है, तो पता कैसे लगेगा कि क्या क्या जाना है? फाइल ट्रांसफर करनी है, मेल भेजना है, वेब पेज भेजना है, क्या भेजना है? तो पांचों की क्या होती है हमें जरूरत? नेसेसरी कंपोनेंट। इसीलिए मैंने टॉपिक का नाम दिया नेसेसरी कंपोनेंट, आवश्यक है ये। 5 के अलावा कोई कहे आपको 6, तो वो ऑप्शनल हो सकता है। वो क्या हो सकता है? ऑप्शनल। कि हाँ ये 5 तो हमें चाहिए ही चाहिए डेटा को कम्युनिकेट करने के लिए। समझ में आया क्या? क्लियर? पहला टॉपिक क्लियर हुआ हमें कि डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है और इसको करने के लिए हमें ये जरूरत है। क्लियर? चलिए अब एक एमसीक्यू लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, इसके ऊपर क्या बन सकता है। चलिए एक एग्जांपल लिखो, एक क्वेश्चन लिखते हैं, आंसर आप देना, क्वेश्चन में लिख रहा हूं, ठीक है? डेटा कम्युनिकेशन के लिए डेटा कम्युनिकेशन के लिए डेटा कम्युनिकेशन के लिए डेटा कम्युनिकेशन के लिए नेटवर्क में नेसेसरी कंपोनेंट कौन सा है? डेटा कम्युनिकेशन के लिए नेटवर्क में नेसेसरी कंपोनेंट कौन सा है? ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन रिसीवर, सेकंड ऑप्शन सेंडर, थर्ड ऑप्शन प्रोटोकॉल्स, फोर्थ ऑप्शन मैसेज। दीज आर द 4 ऑप्शंस। डेटा कम्युनिकेशन के लिए नेटवर्क में नेसेसरी कंपोनेंट कौन सा है? मैसेज, हाँ भाई, क्या आंसर होना चाहिए? मैसेज या सेंडर? हाँ भाई बताओ भाई, मैसेज होना चाहिए, सेंडर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ऑप्शन एग्जाम में आ गया क्वेश्चन, क्या आंसर दोगे? सेंडर या मैसेज या प्रोटोकॉल? तो अभी तो हमने 2 मिनट पहले पढ़ा सारे होने चाहिए हम। हाँ, ये किसने बताया? तो सेंडर ही नहीं होगा तो सेंड कौन करेगा? भाई मैं भाई एक बात सुनिए, मैं एक बात सुनिए, फनी एग्जांपल दे रहा हूँ, ये सुनो भाई। मैं किसी को हेलो बोलना चाहता हूँ पर कोई लड़की नहीं है तो किसको बोलूं? समझ में आया? तो मैसेज तो है मेरे पास में। समझ में आया? तो इसका मतलब कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे क्वेश्चन आता है तो ऑब्वियसली उसका 5th ऑप्शन होगा ऑल ऑफ अबव। समझ में आया? दिमाग नहीं लगाना है, गर्ल्स थोड़ी ज्यादा दिमाग लगा लेती हैं, नहीं लगाना है। समझ में आया? समझ में आया? तो ऑप्शन बेसिकली मैंने 5th ऑप्शन हाइड कर दिया आपसे, तो दैट इज ऑल ऑफ अबव। तो बिल्कुल भी नहीं करना है, पांचों नेसेसरी कंपोनेंट होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि सर मैसेज है तो भाई सेंडर ही नहीं है तो भेजेगा कौन? रिसीवर ही नहीं है तो रिसीव कौन करेगा? राइट? सेंडर भी है, रिसीवर भी है, लेकिन कोई लिंक करने वाला नहीं है। मुझे आप याद करो, जब हमारी सिचुएशन थी कोविड के अंदर, तो कोविड में मुझे यूनाइटेड स्टेट कोई कोरियर पहुंचाना था,
तो सेंडर भी था, रिसीवर था, मैसेज था, सब था, रूल्स भी थे, लेकिन कोई लेके जाने वाला नहीं था। समझ रहे हो? कोविड में सब फ्लाइट्स वगैरह सब बंद थी, तो लेके जाने वाला नहीं था। तो इसका मतलब सारे जरूरी होने चाहिए। मैंने आपको क्या बोला, एक भी नहीं होगा तो डेटा कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। ठीक है? तो एग्जाम्पल, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ भी जाता है, सपोज ऑल ऑफ द अबव नहीं आंसर, तो आपको वो टिक करना है, क्योंकि चारों में से ऑप्शन देना है, तो आप कोई भी टिक कर दीजिए, वो बोनस क्वेश्चन होगा। वैसे जब भी पेपर आता है तो एक्सपर्ट्स बनाते हैं, बहुत गलतियां होती हैं पेपर में, मैं नहीं कहता, बट हाँ अगर कुछ हो जाता है, तो अगर ऑल ऑफ द अबव मान लीजिए मिस हो गया किसी से लिखना, तो चार ही ऑप्शन डाले, कई बार ऑप्शन पांच होते हैं, टाइप राइटिंग किसी भी प्रॉब्लम की वजह से पांचों ऑप्शन नहीं डल पाया, तो आपको वो करना है, अटेम्प्ट करना है, चाहे कोई भी आंसर दो, सारे आंसर सही हैं उसमें। ठीक है? लेकिन ऐसे क्वेश्चंस के अंदर राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। हमें ये नहीं करना है कि यार ये मैसेज तो होना ही चाहिए, नहीं, सारे नेसेसरी है, इसीलिए मैंने लिखा था कि पांचों कंपोनेंट जरूरी हैं, एक भी कंपोनेंट अगर नहीं होगा तो डेटा कम्युनिकेशन नहीं होगा। समझ में आ गया? तो डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है और क्या क्या इसके नेसेसरी कंपोनेंट होते हैं, ये तो होने ही चाहिए। अब मैं आपसे कोई कहूं कि मैं एक मेल भेज रहा हूं, मैंने एक फ्रेंड को, मेरे फ्रेंड को मेल भेजा, इसका मतलब मैंने पांच कंपोनेंट तो यूज किए होंगे। समझ में आया? तो जब भी कोई डेटा डिलीवर होता है, आप एग्जाम में दूसरे तरीके से पूछ लिया गया कि राम श्याम को एक मेल भेजा, या राम और श्याम ने डेटा कम्युनिकेशन किया, तो कौन कौन से कंपोनेंट काम आए? तो मुझे पता है पांच कंपोनेंट काम आते हैं। समझ में आ गया? तो घुमा फिरा के कैसे भी दे इस क्वेश्चन को, किसी भी फॉर्म में दे, हमें गलत नहीं करना है, सभी कंपोनेंट काम आएंगे, जितने होते हैं 5। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो ये, इसको हम कहते हैं डेटा कम्युनिकेशन, डेटा को एक्सचेंज करना सेंडर से रिसीवर की तरफ। ठीक है? समझ में आया? अब आगे चलते हैं। मान लीजिए आप अमेजन की वेबसाइट पे गए, ठीक है, डेटा कम्युनिकेशन करना है, आपने आपने एक ऑर्डर बुक किया, राइट? तो इसका मतलब आप रिसीवर है, अमेजन क्या है? सेंडर है। मोबाइल फोन किया, वो क्या है? मैसेज है। मान लेते हैं, एक एग्जांपल ले रहा हूं, वो जिस कोरियर के माध्यम से भेज रहा है वो क्या है? ट्रांसमिशन लिंक है। उसके कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं कि भैया आप पेमेंट घर पे करेंगे या ऑनलाइन कर रहे हैं, होता है ना ऐसा? तो ये रूल से तो, ये प्रोटोकॉल से तो, ये 7 दिन में मैं भेज दूंगा। तो इसका मतलब पांचों कंपोनेंट काम आ गए, तो इसका मतलब डेटा कम्युनिकेशन हो सकता है। बोलिए। तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि डेटा कम्युनिकेशन हुआ, लेकिन डेटा कम्युनिकेशन गलत भी तो हो सकता है। मतलब पांचों कंपोनेंट आपने यूज किए, लेकिन डेटा कम्युनिकेशन गलत भी तो हो सकता है। इसको ऐसे समझिए, आपने अमेजन पे ऑर्डर दिया, आईफोन मंगाया, आईफोन 16 आपने अमेजन पे दिया, अमेजन वाले ने भेज भी दिया, लेकिन आपको नहीं भेज के आपके पड़ोसी को दे दिया, तो डेटा कम्युनिकेशन तो हो गया। समझ रहे हो मेरी बात? डेटा कम्युनिकेशन तो हो गया, रिसीवर भी है, सेंडर भी है, सब है, लेकिन डेटा कम्युनिकेशन गलत भी हो सकता है। तो उसकी रिलायबिलिटी चेक करनी पड़ती है कि आपने जो डेटा कम्युनिकेशन दिया है वो रिलायबल भी हुआ है कि नहीं हुआ। समझ में आया क्या? तो रिलायबल, अगर कोई डेटा अगर सेंडर रिसीवर के बीच में जा रहा है, तो उसकी रिलायबिलिटी चेक करनी पड़ती है कि ये रिलायबल हुआ या नहीं हुआ। तो उसके भी कुछ फैक्टर्स होते हैं कि रिलायबिलिटी कैसे चेक करते हैं हम। ठीक है? ये टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।